हेलो फ्रेंड्स, आइए संपत्ति अंतरण अधिनियम पे आज अपना एक वीडियो सेशन हम बनाते हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब बना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में बन गया था और 1 जुलाई 1882 से लागू हुआ। हम संपत्ति अंतरण अधिनियम को सुखाधिकार अधिनियम 1882 के साथ पढ़ेंगे। इसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम भी इसके साथ पढ़ा जा सकता है। और यदि देखा जाए तो संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में संपूर्ण न होते हुए भी एक अधिनियम है। इस अधिनियम को संपूर्ण अधिनियम नहीं कहा जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं पे संविदा के भी कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं संपत्ति अधिनियम के धारा 1 में, संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम बताया गया है, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 होगा। तत्पश्चात धारा 3 में हम देखेंगे अचल संपत्ति का परिभाषा दिया हुआ है। अचल संपत्ति की परिभाषा में बताया गया है कि अचल संपत्ति में खड़ा काष्ठ, उगता फसल और घास नहीं आते हैं। तो यह परिभाषा जो है यह एक नकारात्मक परिभाषा है अचल संपत्ति का। इसमें यह बात नहीं बताया गया है कि अचल संपत्ति क्या है। अचल संपत्ति की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहीं नहीं दिया गया है। केवल एक नकारात्मक स्पष्टीकरण दी गई है जिसमें यह बात बताई गई है कि खड़ा काष्ठ, उगती फसल और घास अचल संपत्ति नहीं है। जबकि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के धारा 3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3 में यह बताया गया है कि अचल संपत्ति कौन है। जैसे जो भूबद्ध है या भूमि से मूलित है, भूमि में गड़ा हुआ है या धंसा हुआ है, भूमि से लगा हुआ है, या जो कहीं पे भूमि में स्टेब्लिश है, स्थापित है, उसे हम अचल संपत्ति या स्थावर संपत्ति कहते हैं। धारा 3 में ही सूचना का भी परिभाषा दिया गया है। परिभाषा कर सकते हैं या हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं निर्वचन खंड है ये। इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वास्तव में उस व्यक्ति को उस तथ्य के बारे में वास्तविक सूचना हो, या यदि वह व्यक्ति जानबूझ करके उस सूचना से विरत न रहा होता तो उसे वह सूचना होती, तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को उसकी सूचना थी। धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा के बारे में बताया गया है। संपत्ति अंतरण के परिभाषा में बताया गया है कि कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को किसी संपत्ति को अंतरित करता है तो उसे संपत्ति अंतरण कहा जाता है। धारा 6 बात करता है कि संपत्ति अंतरण में ऐसी क्या संपत्ति होगी या ऐसा क्या हक होगा जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो धारा 6 में बताया गया है कि कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकेगा। किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का अधिकार, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का अधिकार अंतरित नहीं होगा, और उत्तराधिकार होने की संभावना को भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। सुखाचार को अंतरित नहीं कर सकते हैं। भावी भरण पोषण का अधिकार जो है उसका भी अंतरण नहीं होगा। वाद लाने का अधिकार भी अंतरित नहीं होता है, और लोकपद को अंतरित नहीं कर सकते हैं। और प्रकृति के प्रतिकूल अंतरण को भी, अगर कोई ऐसा अंतरण है जो प्रकृति के प्रतिकूल है, वह प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अप्राकृतिक है, तो उसका भी अंतरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम धारा 14 में देखेंगे शाश्वतता के विरुद्ध अधिनियम या शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत है। शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत धारा 14 में बताया गया है। शाश्वतता जो है यह शाश्वत से लिया गया है।
शाश्वत मतलब अनंत काल, अनंत काल से लिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी संपत्ति को अनंत काल के लिए हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोकहित के विरुद्ध होगा और संपत्ति अंतरण के जो इसका उद्देश्य है, इसके उद्देश्य को विफल करेगा। शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत में बताया गया है कि जो संपत्ति है, जैसे ए ने बी को किया कि किसी संपत्ति को अंतरित करता है, अंतरित करते हुए ए कहता है कि यह संपत्ति बी के लिए है, बी के जीवन काल के लिए है, उसके बाद उसके पुत्र सी के लिए है और सी के बाद उसके पुत्र डी के लिए है। यदि इस तरह से कोई अंतरण किया जाता है तो वह शाश्वत अंतरण कहलाता है, जबकि धारा 14 ऐसे अंतरण के विरुद्ध है और यह शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत का अंतरण करता है, अर्थात किसी भी संपत्ति का अंतरण शाश्वत रूप से नहीं किया जाना चाहिए। आइए फिर हम देखते हैं धारा 25 में सशर्त अंतरण। सशर्त अंतरण मतलब जब किसी कंडीशन पे कोई अंतरण किया जाता है। जैसे एक कंडीशन रख दी जाती है कि यदि आप ऐसा कार्य कर देंगे, अर्थात यदि कह दिया जाए कि यदि आप 10वीं को पास कर लेंगे तो आपको यह संपत्ति अंतरित हो जाएगा, और ए ने बी से कहा तो बी यदि 10वीं पास हो जाता है तो जो संपत्ति अंतरण होने की बात कही गई थी वह संपत्ति अंतरित हो जाएगी। इसके 3 प्रकार हैं जो कि धारा 26, 27 और 28 में दिया गया है, और यह सशर्त अंतरण जो है यह विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, युक्त होना चाहिए और यह नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन न रख दी जाए जो असंभव हो या जो विधि के विरुद्ध हो। ऐसा शर्त जिसे विधि मान्यता नहीं देती है, तो इस प्रकार के शर्त रख करके किसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ऐसा शर्त रख दिया जाए कि ए ने बी से शर्त रखा कि यदि बी सी का हत्या करेगा तो उसमें यह संपत्ति का अंतरण हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशंस को, ऐसे शर्त को शून्य मान लिया जाएगा और ऐसा अंतरण नहीं माना जाएगा। धारा 41 में दृश्यमान स्वामी या बेनामी समव्यवहार की बात की गई है। दृश्यमान स्वामी का मतलब होता है ऑस्टेंसिबल ओनर जो है दृश्यमान स्वामी, इसमें 2 स्वामी होते हैं। एक ऐसा स्वामी होता है जो अपना सब धन लगाता है, सारा खर्च लगाता है, सब कुछ करता है, सारी प्रक्रिया एक स्वामी करता है, जबकि जो संपत्ति क्रय किया जा रहा है या जो संपत्ति अंतरित की जा रही है वह दूसरे स्वामी के नाम से जो है अंतरित की जा रही है। तो जो दूसरा स्वामी होता है, जो देखने में पूरी तरह से भले ही स्वामी लगता है या स्वामी जैसा ही दृश्य होता है, बट वह वास्तव में स्वामी नहीं होता है, उसे दृश्यमान स्वामी कहा जाता है, जिसे आमतौर पर बेनामी समव्यवहार भी कहा जाता है। दृश्यमान स्वामी जो है इसका जो प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम में किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो दृश्यमान स्वामी है या जो बेनामी से व्यवहार किया जा रहा है, इनके हित को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया है। यदि दृश्यमान स्वामी किसी संपत्ति का स्वामी है और यदि दृश्यमान स्वामी ने उस संपत्ति का अंतरण कर दिया तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा या कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। अब हम देखेंगे जो आपका विक्रय है। विक्रय धारा 54 से लेकर के 57 के अंतर्गत विक्रय के बारे में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो अंतरण के मोड हैं, यानी अंतरण के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। ये 5 प्रकारों में क्षमा चाहेंगे 6 प्रकार के जो है इसमें आपके प्रकार हैं। 6 प्रकार से हम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं।
पहला है विक्रय। विक्रय के माध्यम से हम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। बंधक के माध्यम से भी संपत्ति का अंतरण होता है। और जो विनिमय है, विनिमय के माध्यम से भी जो है संपत्ति का अंतरण होता है। उसके बाद पट्टा के माध्यम से होता है, फिर दान के माध्यम से होता है। यानी कि केवल 5 प्रकार के ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। केवल 5 माध्यम है, 5 माध्यम से ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। मैं कंफ्यूजन में 6 प्रकार से बताया है, बट 5 प्रकार से ही इसका जो है संपत्ति का अंतरण किया जाएगा। पहला माध्यम है विक्रय, दूसरा है बंधक, तीसरा है पट्टा, चौथा है दान, और पांचवा है विनिमय, जो कि मैंने यहाँ बताया नहीं है। विनिमय के माध्यम से भी हम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। तो धारा 54 से 57 के बीच में विक्रय के बारे में बताया गया है। विक्रय में स्वामित्व का, संपत्ति के साथ साथ स्वामित्व का भी अंतरण किया जाता है। इसमें एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। विक्रेता धन के बदले अपनी संपत्ति को विक्रय करता है, और क्रेता जो होता है वह कुछ प्रतिफल के रूप में विक्रेता को धन दे करके, धनराशि दे करके उसकी संपत्ति को विक्रय कर लेता है, यानी क्रय कर लेता है। क्रय कर लेता है तो उसे हम विक्रय कहते हैं। ऐसे संव्यवहार को विक्रय कहा जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे धारा 58 से लेकर के 104, जिसमें 100 और 101 के अंतर्गत भार को बताया गया है। तो 58 से 104 के बीच में बंधक बताया गया है। बंधक मतलब होता है कि एक प्रकार का बाउंडिंग हो गया, या फिर एक प्रकार का बंधन हुआ, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि टाई अप हुआ है। तो बंधक में हम देखेंगे, यह बंधक में किसी अचल संपत्ति का बंधक किया जाता है, और इसमें हित का जो है अंतरण होता है। इसमें हित का अंतरण होता है, बंधक में हित का अंतरण होता है। और बंधक में ऋण की सुरक्षा के लिए जो है इसका उद्देश्य होता है। बंधक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ऋण की सुरक्षा। जो ऋण दिया जा रहा है या जो बंधक होगा उसी के माध्यम से उस ऋण की सुरक्षा या उसकी रक्षा की जाएगी। धारा 58 में 6 प्रकार के बंधक के बारे में बताया गया है। पहला है सादा बंधक। सादा बंधक जो होता है उसमें हम प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे ही हम कोई ऋण ले लेते हैं। उसमें जनरली हम ये बोल देते हैं कि हमें आप मेरी इस संपत्ति के बदले में, मतलब कि इस संपत्ति के नाम पर या इसको आधार, इसी के आधार पर हमें कुछ उधार दे दीजिए, ऋण दे दीजिए। यदि मैं आपको यह ऋण नहीं दूंगा तो आप मेरा ये संपत्ति ले लेना, तो उसे हम बोलते हैं सादा बंधक। उसके बाद हुआ सशर्त विक्रय बंधक। सशर्त विक्रय बंधक में किसी संपत्ति को इस शर्त पे बता करके या किसी संपत्ति को यह कह करके दूसरे पक्ष से ऋण लिया जाता है कि यदि हम आपका ऋण नहीं चुकाते हैं या ऋण वापस नहीं करते हैं तो हमारी यह संपत्ति आप विक्रय करके अपने ऋण की अदायगी कर लीजिएगा, ऋण को चुकता कर लीजिएगा। तो ये सशर्त विक्रय बंधक हो गया। तीसरा है भोग बंधक। भोग बंधक में जब किसी प्रॉपर्टी के बदले ऋण लिया जाता है तो उस संपत्ति को जो ऋणदाता है, ऋणदाता को भोग करने के लिए यानी उसे उपभोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दे दिया जाता है कि जब तक मैं आपका ऋण नहीं दे देता हूं तब तक आप मेरे इस प्रॉपर्टी का उपभोग करते रहिए। अंग्रेजी बंधक हो गया। अंग्रेजी बंधक जो होता है इसमें एक फिक्स डेट होता है। इसमें सीधी सीधी बात लिखी गई रहती है कि यदि इस डेट तक ऋण का चुकता नहीं किया गया, ऋण की अदायगी नहीं की गई, तो उस प्रॉपर्टी को सीधा बेच करके उस ऋण को पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम में आता है जो आपका सामयिक बंधक है। सामयिक बंधक जो होता है यह भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऋण देते हैं, ऋण देने के साथ साथ जो प्रॉपर्टी है उसको लेते हैं, और यदि वह ऋण को वापस नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को बेच करके अपने ऋण को बराबर कर लेते हैं। अंतिम
जो आपका बंधक है उसका नाम है विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक नाम से ही समझ में आता है कि यह एक विलक्षण बंधक है, जो ऊपर के जितने पांचों बंधक हैं इन पांचों बंधक में नहीं आता है। तत्पश्चात हम देखते हैं भार के बारे में। भार जो है आपका, भार अचल संपत्ति पे लागू होता है। भार का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से हमने ऋण ले लिया। हम किसी व्यक्ति से, अर्थात जैसे कह सकते हैं कि ए ने बी से ऋण लिया। ऋण लेने के बाद ए बी का ऋण चुकाने में अयोग्य हो रहा है या अयोग्य हो जाता है, असमर्थ है, उसका ऋण नहीं चुका पा रहा है। तो ए कहता है कि मेरे मकान से जो किराया आएगा, जो किराया मुझे मिल रहा है, उस किराया में से धीरे धीरे हम बी का, यानी कि ए बोलता है कि हम बी का ऋण चुका देंगे। तो यहाँ पर जो मकान है, मकान पर बी के ऋण का भार है, जिसे भार कहा जाता है, और यह धारा 100 से 101 तक है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 105 की, जो पट्टा की बात करता है। पट्टा जो होता है यह भी अचल संपत्ति का होता है। पट्टा 1 महीने के लिए, यानी महीने के भर के लिए, या 6 माही के लिए, या वर्ष के लिए भी हो सकता है। पट्टा में एक पट्टा दाता होता है और एक पट्टा ग्रहीता होता है। एक पट्टा दाता होगा और एक पट्टा ग्रहीता होता है। इसमें जो पट्टा देते हैं, पट्टा में उपभोग करने के लिए जो है कि कह सकते हैं कि उपभोग का अंतरण होता है। भोग का अंतरण यानी हित का अंतरण किया गया है, जबकि स्वामित्व का अंतरण नहीं किया गया है। मतलब इसमें जो पट्टा ग्रहीता है वह उस संपत्ति को लेकर के उसका प्रयोग कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, जबकि वास्तविक स्वामी जो पट्टा करता है, वास्तविक स्वामित्व जो है वो पट्टाकर्ता के पास ही होता है, तो उसे पट्टा कहा जाता है। पट्टा के बाद हम देखेंगे दान। दान जो है, दान की धारा 122 है, और दान अचल और चल दोनों संपत्ति की हो सकती है। इसमें एक दान करता होता है जिसे हम दाता बोलते हैं, और जो दान ले रहा होता है वह आदाता होता है। तो जो हम जिस प्रॉपर्टी या जिस संपत्ति का दान कर रहे हैं वह संपत्ति अस्तित्व में होना चाहिए, और जो दाता जिस संपत्ति का दान कर रहा है वह दाता उस संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, उसका उस पर हक होना चाहिए। और जो आदाता है, आदाता उस संपत्ति को लेने के लिए स्वीकार करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि दान में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं लिया जाता है। बिना प्रतिफल का निःशुल्क जो दाता है वो आदाता को चल एवं अचल संपत्ति का अंतरण करता है। इसके बाद हम अनुयोज्य दावा के बारे में बात करते हैं। अनुयोज्य दावा जो है, इसके बारे में निर्वचन धारा 3 में भी दिया हुआ है। अनुयोज्य दावा का मतलब होता है ऐसा दावा जो असुरक्षित ऋण के लिए किया जाता है। अर्थात ऐसा कोई ऋण है जो सुरक्षित नहीं है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, या जो कह सकते हैं कि जिसके बदले में, जैसे ए ने बी से कर्ज लिया, ऋण लिया, और उस ऋण के बदले में बी ने ए ने अपने कुछ जेवर जो है बी के पास रख दिया है, यानी उसे हम गिरवी कर सकते हैं। तो यदि ए ने बी से ऋण लिया, ये इससे ऋण लिया और इसको जो है कुछ जेवर दिया, इनके पास जेवर है और इनके पास ऋण है। ऋण इन्होंने लिया है 5 लाख, इन्होंने ऋण लिया 5 लाख, जबकि इनको जेवर दिए हैं 6 लाख रुपए का। और ए ने कहा बी से कि आप मुझे 5 लाख रुपए ऋण दे दो और मेरा ये 6 लाख का जेवर अपने पास रखिए, जब मैं आपका 5 लाख रुपए रिटर्न कर दूंगा तो आप मेरा जेवर मुझे वापस कर दीजिएगा। तो ऐसे मामले में जो ऋण है वो सुरक्षित है, इसे हम प्रतिभूत ऋण बोलते हैं। जबकि यदि ऐसी बात हो जाती कि ए केवल बी से कहे कि आप मुझे 5 लाख दे दीजिए,
हम जैसे ही मेरे पास व्यवस्था हो जाएगा हम आपका 5 लाख रिटर्न कर देंगे। बी सद्भावना में ए को 5 लाख रुपया दे देता है, तो बी का जो 5 लाख ऋण है ये सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। ए जो है इनके साथ विश्वासघात भी कर सकता है या इनका पैसा देने में आनाकानी कर सकता है या पैसा देने से मना कर सकता है। तो यहाँ पे बी का जो ऋण है वो असुरक्षित है और असुरक्षित ऋण को ही अप्रतिभूत ऋण कहा जाता है। असुरक्षित ऋण या अप्रतिभूत ऋण के लिए जो दावे किए जाते हैं उसे अनुयोज्य दावा कहा जाता है, जिसके बारे में विस्तार से प्रावधान धारा 130 से 137 तक किया गया है। अब हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के बाद सुखाधिकार अधिनियम की बात करते हैं। सुखाधिकार अधिनियम के धारा 4 में सुखाधिकार का परिभाषा दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो सुखाधिकार है, सुखाधिकार ऐसा अधिकार है जो किसी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से उपभोग करने की अनुमति देता है, उसे सुखाधिकार कहा जाता है। इस परिभाषा को हम एक बार फिर से सुनेंगे। सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के उपभोग करने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही साथ वह उसे अपने पड़ोसी के संपत्ति में बाधा या व्यवधान उत्पन्न करने से रोकता है। अर्थात जो स्वामी है, स्वामी अपने संपत्ति का उपभोग स्वतंत्र रूप से तो कर सकता है, लेकिन अपने पड़ोसी के संपत्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसे सुखाधिकार कहा जाता है। सुखाधिकार अधिनियम के धारा 4 में सुखाधिकार की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद सुखाधिकार के आवश्यक तत्व हैं। सुखाधिकार में 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है अधिभावी, दूसरा होता है अधिसेवी। अधिभावी जो होता है, अधिभावी अर्थात जो वास्तव में वास्तविक स्वामी होता है या वास्तविक संपत्ति का जो स्वामी होता है वह अधिभावी होता है, और अधिसेवी जो होता है वह अधिभावी संपत्ति पर निर्भर होता है। इसका जो दूसरा आवश्यक तत्व है कि अधिभावी संपत्ति और अधिसेवी संपत्ति दोनों का अलग अलग होना चाहिए। तीसरा जो आवश्यक तत्व है कि स्वामी द्वारा हैसियत के अनुरूप उपयोग किया जाना चाहिए। सुखाधिकार के जो आवश्यक तत्व का तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु यह बताता है कि स्वामी द्वारा हैसियत के अनुरूप उपयोग किया जाना चाहिए। और जो आपका सुखाधिकार होगा, सुखाधिकार के जो आवश्यक तत्व में चौथा बिंदु है वह है कि सुखाधिकार का उपभोग हितकर होना चाहिए, हितकर उपभोग हो। और अधिसेवी को सुखाधिकार का अधिकार नहीं होता है। सुखाधिकार नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक अर्थात अपने संपत्ति का स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से उपयोग करने का अधिकार है, तो ये हो गया सकारात्मक सुखाधिकार। साथ ही अपने पड़ोसी के सुखाधिकार में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो उसे हम नकारात्मक सुखाधिकार बोलते हैं। और आवश्यक तत्व जो आपका 7वां है, 7वें बिंदु में बताया गया है कि सुखाधिकार लोकलक्षी अधिकार है। सुखाधिकार जो होता है यह एक प्रकार का लोकलक्षी अधिकार होता है। लोकलक्षी बोले तो सर्वमान्य या फिर सार्वजनिक कह सकते हैं। साथ ही साथ सुखाधिकार के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो सुखाधिकार के 2 प्रकार हैं। एक है लोक सुखाधिकार, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, ये लोक सुखाधिकार है और निजी सुखाधिकार। ऐसी संपत्ति जो सार्वजनिक है या सरकारी संपत्ति है जिस पे पब्लिक का
सुख का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, और धूप लेने या खेलने का, घूमने टहलने का, इस तरह का अधिकार है। तो हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें लोक सुखाधिकार होती हैं। और ऐसा सुखाधिकार जो निजी यानी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार होता है उसे निजी सुखाधिकार कहा जाता है। तो यह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एवं सुखाधिकार अधिनियम 1882 के बारे में एक छोटा सा वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बनाया है। इसे आप लोग देखें और इसका लाभ उठाएं आप लोग। यह आप लोगों के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होगा। इसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।